बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर। इट्स मी आतिफ वक्कास और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के बोर्ड पेपर के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस दफ़ा यानी 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम्स में फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो पेपर होगा, फर्स्ट ईयर के सारे पेपर्स इन जनरल और पर्टिकुलरली फ़िज़िक्स का पेपर जो है वो SLO बेस्ड होगा, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स बेस्ड होगा। और ये इस दफ़ा जो इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, उसमें ये फ़ैसला किया गया कि थ्रू आउट के भी जितने भी बोर्ड्स हैं सब में इस दफ़ा जो है क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो एक्सरसाइज से, बुक के एक्सरसाइज से नहीं बनेंगे, बल्कि कॉन्सेप्ट बेस्ड यानी लर्निंग आउटकम्स बेस्ड होंगे। तो इसके लिए ये है कि बोर्ड ने, पेशावर बोर्ड ने ये डॉक्यूमेंट्स शेयर की हैं स्टूडेंट्स के साथ, जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, जिसमें पूरी डिटेल बताई गई है कि जनाब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे और उनकी मार्किंग स्कीम कैसे होगी, किस किस और उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, यानी कॉग्निटिव लेवल्स और डिफ़िकल्टी लेवल, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो इस पर डिटेल से बात करते हैं और फिर हम पेशावर बोर्ड ने जो मॉडल पेपर शेयर किया है उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे और फिर ये देखेंगे कि जी उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, उसमें फुल मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स को क्या क्या लिखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम आए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस की तरफ, इसमें सबसे पहला टेबल जो है ये नंबर ऑफ़ आइटम्स और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक है कि किस चैप्टर से यानी टोटल पेपर में कितने जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, कितने रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस यानी जिसको हम आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चंस कहा करते हैं वो होंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, इसमें एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस जिसे कहा जाता है। तो सारे जो है पेपर का पैटर्न वही रहेगा, मतलब जिस तरह प्रीवियसली फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर होता था, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 18 होंगे, सारे के सारे करने हैं और हर एक का एक नंबर है, टोटल मार्क्स 18 हैं, तो इसमें इतना होगा। और फिर रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस जो हैं यानी शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल 13 होंगे, उसमें से स्टूडेंट्स को 10 अटैम्प्ट करने हैं और हर एक के 4 मार्क्स होंगे और यूँ टोटल 13 के 52 मार्क्स होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को इसमें से 40 मार्क्स के जो है अटैम्प्ट करने हैं। फिर एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस जो हैं यानी लॉन्ग क्वेश्चंस 4 में से 3 स्टूडेंट्स को करने हैं और उसमें हर एक के 9 मार्क्स होते हैं। ज़ाहिर है ये इसमें हर क्वेश्चन में 2-2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए के जो है वो 5 मार्क्स होते हैं और बी के में जिसमें न्यूमेरिकल होता है उसके 4 नंबर होते हैं। तो टोटल 4 क्वेश्चंस के तो 36 बनते हैं, बट स्टूडेंट्स को उनमें से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो 27 जो है इस तरह से उसके मार्क्स बन जाते हैं। तो टोटल जो है प्रैक्टिकल नोटबुक यानी प्रैक्टिकल एग्जाम के अलावा जो है पेपर के 85 मार्क्स होंगे। अब इन 85 मार्क्स में से यानी इन सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में से कितने परसेंट जो है उनका उन सारे क्वेश्चंस का कॉग्निटिव लेवल क्या होगा, यानी कितने नॉलेज बेस्ड होंगे, कितने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे, कितने एप्लीकेशंस बेस्ड होंगे। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं सिंपली रिकॉल क्वेश्चंस होते हैं और इसमें जस्ट नॉलेज ही के बारे में पूछा जाता है कि आया स्टूडेंट को इस चीज़ का नॉलेज है या नहीं, यानी ये जानने के मुतालिक है, इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। जबकि ये दूसरा जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस है वो कितने होंगे, लाइक स्टूडेंट एक चीज़ जानता है बट उसको कितना अंडरस्टैंड करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आगे हम चलकर इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, बट फिलहाल इन चीज़ों को ज़रा देख लें। और फिर एप्लीकेशन बेस्ड यानी स्टूडेंट एक चीज़ के बारे में जानता भी है, उसको अंडरस्टैंड भी करता है और फिर उसको अप्लाई कर सकता है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। तो अगर हम MCQs को देखें तो टोटल 18 MCQs होंगे, उसमें 4 MCQs जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड होंगे। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि नीचे ऑप्शंस में मुख्तलिफ जो है लॉज ऑफ फिजिक्स बताए गए हैं और आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉ ऑफ इनर्शिया, तो दैट इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, वो ऑप्शंस में होगा। तो जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि किसी को पता है या नहीं है, ये जानने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो 18 में से 4 क्वेश्चंस जस्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड होंगे, 10 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे। लाइक अब अगर आपको इनर्शिया का कोई क्वेश्चन दिया गया है तो आपसे पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया इज़ वैलिड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो उसमें फिर फर्स्ट लॉ की इंफॉर्मेशन दी गई होगी कि जी जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो या जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या वगैरह वगैरह। तो ये अब अगर आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया है तो लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, इसके मुताबिक बात करते हैं। और फिर आखिर में यानी अंडरस्टैंडिंग बेस के 10 क्वेश्चंस होंगे, तो 10 और 4 14 हो गए और 4 जो रह जाते हैं दैट इज़ एप्लीकेशन बेस्ड, यानी आपने कोई कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया है और उस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ कुछ और आपसे पूछ लें, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लाइक कोई फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला F = ma, अब ये न्यूटन सेकेंड लॉ है,
तो अंडरस्टैंडिंग की हद तक तो ये हो जाता है कि जी इसमें एफ फोर्स है, एम मास है, ए एक्सेलरेशन है। बट इसकी एप्लीकेशन फिर वो इस तरह से पूछ लेते हैं कि जी मास बता देते हैं और कह देते हैं कि मास डबल किया जाए तो एक्सेलरेशन को क्या हो जाएगा, या अगर मास 20 है और एक्सेलरेशन 4 है तो सेम फोर्स जो है 10 किलोग्राम के मास में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। सो दैट इज़ देन एप्लीकेशन क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस 4 होंगे। तो मैंने कहा कि 4 नॉलेज बेस्ड होंगे, 4 एप्लीकेशन बेस्ड होंगे और 10 जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे। तो इस हिसाब से टोटल 18 मार्क्स है। फिर अगर आप रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को देखें, यानी हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी कहते हैं, वो भी इसी तरह 3 नॉलेज बेस्ड होंगे, 3 एप्लीकेशंस बेस्ड होंगे और 7 जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आगे हम देख लेंगे। मॉडल पेपर ऑलरेडी शेयर किया गया है बोर्ड की तरफ से। फिर अगर आप एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस देखें, 4 में से 3 करने हैं, एक उसमें से नॉलेज बेस्ड होगा, इजी होगा, एक एप्लीकेशन बेस्ड और एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, तीनों एक एक क्वेश्चंस होंगे। अब अगर हम आए जी डिफ़िकल्टी लेवल्स पे, ये जो MCQs हैं जैसा कि हमने कहा कि इसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। अब नॉलेज बेस्ड में भी फिर आपने ये देखना है कि कितने परसेंट उसमें डिफ़िकल्ट ईजी होंगे, मॉडरेट होंगे या डिफ़िकल्ट होंगे, यानी इनकी फर्दर डिवीजन। इन 4 में से 28% ईजी, 44% मॉडरेट और 28% डिफ़िकल्ट होंगे। बिल्कुल इसी तरह इन 10 में से भी यही तरतीब होगी, इन 4 में से भी यही तरतीब होगी। कुल मिलाकर इजी क्वेश्चंस जो हैं वो 5 होंगे, डिफ़िकल्ट भी 5 होंगे और जो मॉडरेट हैं वो 8 होंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो आप ये बात याद रखें कि इस दफ़ा एक्सरसाइज वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं सारे के सारे नहीं आएंगे। आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो है कहीं से भी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। फिर अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें, उसमें 3 ईजी, 3 डिफ़िकल्ट और 7 मॉडरेट होंगे। फिर इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस, 1 ईजी, 1 डिफ़िकल्ट, 2 मॉडरेट होंगे। ठीक है, 4 हैं तो उसमें से आपने वैसे भी 3 करने हैं। अब हम चलते हैं जी पेपर सेटिंग की तरफ। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपने इंतहाई गौर से याद रखना है। आपने अगर नोट करते हैं या स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखें टोटल जो है आपकी टेक्स्ट बुक में 10 यूनिट्स हैं, 10 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में से कितने परसेंट पेपर के अंदर कंट्रीब्यूशन होगी, ये सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। मेजरमेंट का जो चैप्टर है उसमें से पेपर 8% का पेपर फर्स्ट चैप्टर से आएगा, 10% दूसरे चैप्टर से आएगा, 12% तीसरे चैप्टर से, फोर्स एंड मोशन से, 10% वर्क एंड एनर्जी यानी चैप्टर नंबर 4 से, 12% रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन से, 8% फ्लूइड डायनामिक्स से, 9% ऑसिलेशन से, 12% वेव से चैप्टर नंबर 8 से यानी, और ऑप्टिक्स 9% एंड देन थर्मोडायनामिक्स से 10%। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो बड़े चैप्टर्स हैं यानी 8, 5 और 3, वहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है 12% की। बहरहाल ये परसेंटेज जो है किस तरह से है, यानी कितने लॉन्ग होंगे, कितने शॉर्ट होंगे। तो अगर हम चैप्टर नंबर 1 को देखें तो वहाँ से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ से फर्स्ट चैप्टर से नहीं आएगा, ऐसा इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है, जो कि पेशावर बोर्ड की वेबसाइट पे भी मौजूद है और इंटर बोर्ड जो कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है उसके इजलास में ये शेयर भी किया गया था। तो इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक फर्स्ट चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब यहाँ से देखें, एक MCQ क्या जो नंबर है 1 मार्क, 8 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स हो गए, तो टोटल 9 मार्क्स फर्स्ट चैप्टर से आएंगे। फिर अगर हम सेकंड चैप्टर को देखें, इसमें 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आने की का इम्कान नहीं है। तो इस हिसाब से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 नंबर और 2 मल्टीपल उसके 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 3 नंबर और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के 8 नंबर हो जाते हैं। तो इस हिसाब से 11 मार्क्स हो जाते हैं। फोर्स एंड मोशन को अगर आप देखें चैप्टर नंबर 3, तो यहाँ से 12% जो है पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। 3 नंबर 3 क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं बन सकता। तो इस हिसाब से टोटल जो है 3 प्लस लॉन्ग क्वेश्चन के 9 हैं, तो 12 मार्क्स इस चैप्टर से हो जाते हैं। फिर चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी है, 10% कंट्रीब्यूशन है, 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 2 रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस यानी शॉर्ट क्वेश्चंस। कुल मिलाकर इनके मार्क्स 3 + 8 11 हो जाते हैं। फिर हम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करें, इसकी भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, 12% है। इसमें 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से, हाँ लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आएगा एक। तो कुल मिलाकर इनकी भी 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के मार्क्स और 9
शॉर्ट उसके एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन के आएंगे तो 12 मार्क्स यहाँ से आएंगे। फिर अगर हम बात करें फ्लूइड डायनामिक्स की, चैप्टर नंबर 6 की, यहाँ से जैसा कि कहा गया है इस डॉक्यूमेंट में 8% वेटेज होगी। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 2 यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स यानी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर 9 मार्क्स की कंट्रीब्यूशन होगी, यानी 8 शॉर्ट क्वेश्चन के और 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर आप देखें ऑसिलेशंस चैप्टर नंबर 7, वहाँ से 9% कंट्रीब्यूशन है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। याद रहे लॉन्ग क्वेश्चन 3, 5 और ये अब 7 चैप्टर यहाँ से आएंगे, इसकी भी कंट्रीब्यूशन 9 मार्क्स की है। फिर हम जाएंगे जी चैप्टर नंबर 8 वेव्स में। ये लेंथी क्वेश्चन है लेकिन यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कुल मार्क्स हैं 12% इसकी कंट्रीब्यूशन है और मार्क्स भी इसके कुल मिलाकर इस चैप्टर से आएंगे जी 13। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स वेव्स के चैप्टर से बताए गए हैं क्योंकि इसमें जो है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो है चैप्टर नंबर 8 से आएंगे जैसा कि कहा गया है और कुल मिलाकर इसके 13 मार्क्स होंगे। फिर फिजिकल ऑप्टिक्स है चैप्टर नंबर 9, वहाँ से 9% कंट्रीब्यूशन है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर 1 + 8 यानी 8, 2 शॉर्ट क्वेश्चन के एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 9 मार्क्स की इधर से भी कंट्रीब्यूशन है। और फाइनली फिर चैप्टर नंबर 10, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन। कुल मिलाकर यहाँ से 10 मार्क्स की कंट्रीब्यूशन, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के 9 मार्क्स हैं और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो टोटल जो है इस पूरे बुक से जो है 106 मार्क्स, ये तो टोटल की बात हुई है। फिर उसमें स्टूडेंट्स ने तो जाहिर है 85 मार्क्स का ही पेपर अटैम्प्ट करना है, तो टोटल 106 में से 85 जो है वो उन क्वेश्चंस के बनते हैं जितने उन्हें अटैम्प्ट करने हैं। अब टोटल जो है SLOs जो है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, उसमें नॉलेज की जो एबिलिटी है वो 24% होगी, यानी उन सारी चीज़ों को कुल मिला के, और अंडरस्टैंडिंग की जो एबिलिटी है दैट इज़ 57% एंड देन एप्लीकेशन एबिलिटी इज़ 19%। तो देखें यहाँ से अब अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये सवाल आएगा कि क्या हम उन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल स्टडी ही ना करें जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इसमें यह है कि लॉन्ग क्वेश्चंस के मुख्तलिफ जो है पार्ट्स शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। जैसे अब मेजरमेंट्स के चैप्टर में आप देखें लॉन्ग क्वेश्चन अगर बन भी सकता है तो वही प्रीवियसली एक दफ़ा आया है सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, तो ये इस दफ़ा भी उसमें पूछ सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके बन सकते हैं या इसको टुकड़ों में काट के उसका शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह डायमेंशंस का टॉपिक है या सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, रेडियन और स्टीरियडियंस, या जो है प्रिसीजन और एक्यूरेसी और इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत से इसमें बन सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। वेक्टर्स, तो इसलिए अगर आपने उन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस भी देख लें जो कि यहाँ पे कहा गया है कि वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो लॉन्ग क्वेश्चन इस हिसाब से देखें कि उस पे यानी शॉर्ट क्वेश्चन यानी उसके मुख्तलिफ पार्ट्स शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। चैप्टर 3 में तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, वहाँ पे देखो इन लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बताया। तो चैप्टर 3 के अंदर हो जैसे कि प्रोजेक्टाइल का बाकायदा एक पोर्शन है तो उससे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या कोलिजन्स हैं इलास्टिक और इनइलास्टिक, वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। मज़ीद उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, बहुत सारे हैं। उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का जो है आपको पता है इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वगैरह वगैरह, तो वो आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, वो पेपर में आ सकते हैं। फिर इस तरह से वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर में इन लोगों ने कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मेंशन किया, बट उससे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो पहले को छोड़ के ना दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ये चैप्टर ज़्यादा MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, जैसा कि इधर बताया गया है इस स्कीम के मुताबिक। तो आपने इस तरह से इनको देखना है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आप ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि कौन से चैप्टर से कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। याद रहे लॉन्ग क्वेश्चंस शॉर्ट के तौर पे पूछे जा सकते हैं, तो जिन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आ रहे फिर भी आपने उन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, बट इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपको उनके ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि उस लॉन्ग क्वेश्चन का जो भी हिस्सा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में मांगे आप उसको सॉल्व कर सकें। अब मैं थोड़ा सा एक मॉडल पेपर जल्दी आपके सामने रख लूँ, इसी स्कीम के मुताबिक ज़ाहिर है बोर्ड वालों ने उसको शेयर किया है। अच्छा, अब हम एक मॉडल पेपर डिस्कस कर लेते हैं जो इसी पैटर्न पे बना हुआ है और उसका सलूशन भी मौजूद है, उसके रूब्रिक्स भी हैं, यानी इस क्वेश्चन के किस पार्ट के कितने मार्क्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं, वो ज़रा जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। देखें ये मॉडल पेपर जो है बोर्ड वेबसाइट पे भी मौजूद है, आपको मिल सकता है। लेट मी फोकस इट।
ये जो है बोर्ड की वेबसाइट पे भी मौजूद है, आपको मिल सकता है। इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि MCQs हैं, लेकिन ये पहला जो है वो पहले ही चैप्टर से है। साइंटिफिक नोटेशंस के मुताबिक पूछा गया है उनका प्रोडक्ट, तो ये है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 2 से ये भी वेक्टर्स के चैप्टर से है, ये भी वेक्टर्स के चैप्टर ही से है, उसके बाद वाला भी वेक्टर्स के चैप्टर से ही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये फोर्सेस के चैप्टर से भी है, और जो है सेकंड चैप्टर से भी इसको कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के मुताबिक बात हुई है। हालांकि फोर्सेस जो है वो थर्ड चैप्टर में है। बहरहाल पहला जो है चैप्टर 1 से है, 2, 3, 4 ये चैप्टर 2 से है। फिर इसको चैप्टर 2 में मान लें तो फिर इस तरह से चैप्टर 2 के 4 हो गए। हालांकि इन्होंने कहा था कि चैप्टर 2 से जो है वो 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो इसको हम चैप्टर 3 का मान लेते हैं। ये एक हो गया। फिर इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ है चैप्टर 3 का। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का पूछा गया है, सो दैट इज़ आल्सो फोर्स, सो चैप्टर नंबर 3 है। फिर उसके बाद जो है अब चैप्टर नंबर 4 की बारी आ गई है। देखो वेलोसिटी वर्टिकली थ्रोन अपॉन वर्क डन से रिलेटेड है। फिर जो है ये भी वर्क डन से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 9। फिर आगे जाकर ये जो क्वेश्चन है, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ डेली रोटेशन इन रेडियन पर मिनट, सो दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। And then minimum velocity required for any orbital velocity, so that is also from chapter number 5. Then we have satellite falls, once again chapter number 5. And then we have product of frequency and time period, this is now chapter number 7. Well, and if 40 waves pass through a point, that is chapter number 8. And then in a filter pump, that is chapter number 6. Here young double slit experiment से related है, so that is chapter number 9. And finally the quantity that remains during constant, so that is from chapter number 10. And finally Newton per kilogram is equivalent to, this is from chapter number 1, also from chapter number 3, because न्यूटन है, फोर्सेस हैं चैप्टर नंबर 3 में है, जबकि ये डायमेंशंस के हिसाब से ऊपर न्यूटन्स की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखे हैं, और नीचे किलोग्राम है तो किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा मीटर पर स्क्वायर सेकंड, यानी न्यूटन पर किलोग्राम इज फोर्स पर यूनिट मास, सो दैट इज जी इज या एक्सेलरेशन, सो इज फोर्स पर यूनिट मास। सो ये इस तरह से ये जो है थर्ड चैप्टर का भी हो सकता है, फर्स्ट चैप्टर का भी हो सकता है। बहरहाल फिजिक्स के तकरीबन चैप्टर एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो MCQs में आमतौर पे जो है एक आध MCQ किसी और चैप्टर का आ सकता है अदर दैन जो हमने डिस्कस किया है इस टेबल के अंदर। अब इसी पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस अगर देखें तो ये एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, बल्कि चैप्टर के अंदर से उठाए गए होंगे, लेकिन अल्फाज सिर्फ डिफरेंट होंगे। हो सकता है यही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हों एक्सरसाइज में। सो जैसे कि एक्सप्लेन हाउ प्रिसीजन डिफर्स फ्रॉम एक्यूरेसी, सो प्रिसीजन और एक्यूरेसी का जो शॉर्ट क्वेश्चन है ऑलरेडी एक्सरसाइज में मौजूद है। और फिर ये दूसरा जो है प्रूव दैट दीज इक्वेशंस आर डायमेंशनली होमोजीनियस। तो अब देखें डायमेंशनल एनालिसिस आपको बताई पढ़ाई सिखाई गई है, जबकि ये चैप्टर 3 से उठाया है, ये चैप्टर 5 से उठाया है, लेकिन उस पर अप्लाई करना है वही डायमेंशनल एनालिसिस। तो कोई भी फार्मूला बुक से उठा सकते हैं और आपको कहा जा सकता है कि चेक करें ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी माजी में आता रहा है, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ और ये सारी चीज़ें लिखनी होती है, जबकि यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में है तो आपको पता होना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस होता है, एक ही पेज में सारी बातें करनी होती है, तो इसलिए इसमें सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपने डिस्कस करने, आगे बताया गया है कि किस तरह आपको इसका आंसर लिखना है। बहरहाल ये चैप्टर नंबर 2 से है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ आल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, हेड टू टेल के ज़रिए से दो फोर्सेस को ऐड करना है, ये डायग्राम के ज़रिए से होगा, इसमें आपने वही मेथड अप्लाई करना है जो बताया गया होगा। फिर स्केप वेलोसिटी, ज़ाहिर है चूँकि 4th चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा तो शॉर्ट में दिया गया है, हालांकि ये माजी में लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे सिर्फ कहा गया है कि किस तरह ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और रेडियस ऑफ अर्थ के साथ रिलेटेड है, तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो शो करना है इसके लिए, और फिर वहाँ से आपने बताना है कि कैसे रिलेशनशिप बनती है V और G एंड R के दरमियान। Then differentiate conservative and non-conservative forces by giving 2 examples of each. Now conservative और non-conservative forces की डिस्कशन चैप्टर नंबर 4 में सफिशिएंटली मौजूद है। वहाँ पर कंजर्वेटिव फील्ड्स की बात हुई है, लेकिन कंजर्वेटिव फील्ड जो फोर्स लगाता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो एग्जांपल्स भी मौजूद हैं और आपने 2 एग्जांपल सिर्फ उनमें से देने हैं, तो ये भी ऑलरेडी, लेकिन एक्सरसाइज में इन अल्फाज में क्वेश्चंस नहीं है। तो SLOs बेस्ड क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि किसी और बुक से कहीं और से आएंगे इसी आपकी टेक्स्ट बुक से, इसी सिलेबस से, बट वो वर्डिंग नहीं होगी जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी जो वर्डिंग है, और वो भी दे सकते हैं जो एक्सरसाइज में, ऐसे नहीं है कि आप एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ दें।
फिर यहाँ पे एरोफाइल एयरलिफ्ट यानी चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, डिफाइन लेमिनार फ्लो एंड एक्सप्लेन द ट्रांजिशन ऑफ फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंस। वो जो कंडीशन आपने पढ़ी होगी शायद कि जब एक खास स्पीड तक पहुँच जाता है, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड पे क्रिटिकल स्पीड को एक्सीड कर ले तो जो है स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंस बन जाती है वगैरह। उसकी एग्जांपल्स भी हैं कि माचिस की तीली से जब धुआं निकलता है तो पहले स्ट्रेट होता है, फिर ऊपर जाकर वो ऐसे गोल गोल जो है टर्बुलेंट हो जाता है। तो वो एग्जांपल आप दे सकते हैं। फिर डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड मॉइस्चर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर। अब इन अल्फाज में एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन ये आपकी टेक्स्ट बुक में डिटेल्स मौजूद है। आपको जो आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड है उनमें से कोई से दो आपको बता सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर और मॉइस्चर की बात की गई है। हो सकता है पेपर में आपको सिर्फ टेम्परेचर का कहा जाए, या टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का कहा जाए, कोई या डेंसिटी और टेम्परेचर का कहा जाए। तो इसको आपने प्रिपेयर करना। इस तरह हर चैप्टर्स में हो सकते हैं। अब चूंकि हमें कहा गया है कि जी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, हालांकि जो है स्पीड ऑफ साउंड का जो लॉन्ग क्वेश्चन है रिपीटेडली आया है पास्ट में, तो आपने वो लर्न करना है। इस तरह प्रीवियस चैप्टर जो हमारा चैप्टर 6 था उसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, उस पर उससे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं जी। तो फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसवर्स एंड कंप्रेशनल, या इसको जो लॉन्गिट्यूडनल भी कहा जाता है, उनमें उसके दरमियान डिफ्रेंशिएट करें और दो एग्जांपल्स दें। अब आप देख सकते हैं जिन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं ना, उनके शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ नहीं है, आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ से आप देखें चैप्टर 3 का कोई शॉर्ट क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा, चैप्टर 5 का नज़र नहीं आ रहा, चैप्टर 7 का नहीं है, और इस तरह चैप्टर 10 का कोई शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। आप देख सकते हैं डॉपलर इफेक्ट चैप्टर 8 का है, ठीक है। फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट चैप्टर 9 का है। फिर एंगल एट विच, ये भी डिफ्रैक्शन ब्रेग्स ला है, तो ये भी चैप्टर 9 का है। तो आप देख सकते हैं जिन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं उनके शॉर्ट नहीं बने, और जिनसे शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं उनसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आप देखें पहला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस तरह इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। फिर न्यूमेरिकल भी उसी चैप्टर का है, देखें। फिर इस तरह चैप्टर 5 से लॉन्ग क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का प्रूफ मांगा गया है, उसकी पूरी डिटेल्स लिखनी होगी, और ये उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। फिर इस तरह चैप्टर नंबर 7 का सिंपल पेंडुलम का टॉपिक है, या इस तरह इस चैप्टर के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिलेशन है, या एनर्जी कंसिडरेशन इन SHM है, या रेजोनेंस है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ सकती हैं। और फिर फाइनली चैप्टर नंबर 10 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें ये वाला, हाँ, प्रूव दैट फॉर एन आइडियल गैस CP माइनस CV, यानी स्पेसिफिक हीट वाला क्वेश्चन है। तो इसका पूरा प्रूफ है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में प्रीवियसली आया हुआ है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो आपने पहले हीट कैपेसिटी और फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इन चीज़ों को डिफाइन करना है। फिर मुख्तलिफ कंडीशंस में, यानी आइसोबारिक सिस्टम में और आइसोकोरिक सिस्टम में इसकी क्या सूरत हाल होगी, फिर उनका मैथमेटिकल फॉर्म पूरा डिराइव करना है। और फिर देखें इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आया हुआ है। तो ये तो हो गई जी इस मॉडल पेपर की बात। अब अगर इन लोगों ने ये मॉडल पेपर दिया है तो यकीनन बोर्ड का पेपर भी इसी तरह से ही होगा। ये जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन है ये ऐसे नहीं है कि ये नहीं आ सकते, इनमें से भी कोई एक आध क्वेश्चन दोबारा पेपर में भी आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ इतना कहा गया कि इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं एक्सरसाइज के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए गए। फिर अगर हम रूब्रिक्स की तरफ आते हैं, थोड़ा सा ये मैं जल्दी डिस्कस कर लूँ। देखिए इन लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं इन क्वेश्चंस की पूरी डिटेल देखें यहाँ पे मौजूद है कि किस चीज़ के कितने मार्क्स हैं। ये अगर सारी चीज़ें डिस्कस करने से बेटर ये होगा कि मैं आपको कुछ जनरल बातें बताऊं। ये चीज़ें इधर मौजूद हैं, आपको ये बोर्ड की वेबसाइट पे इजीली मिल सकती हैं। बहरहाल मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए फ़िज़िक्स के जो आपके क्वेश्चंस होंगे, आपको पता है ई शीट्स पे पूरा पेज होता है और आपने उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चंस करना होता है। तो उसमें 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर रीज़न होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन डिस्क्रिप्शन, मैथमेटिकल फॉर्म और डायग्राम या ग्राफ, ये फिज़िक्स के हर क्वेश्चन में किसी न किसी तरह से आ सकता है। तो ये आप करेंगे, यानी पेपर में इस जगह पे, यहाँ पे जैसे टेक्स्ट बुक में होता है, यहाँ पे कोई डायग्राम बनाए रेलेवेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट होगी, यहाँ पे कोई मैथमेटिकल फॉर्म है अगर बन सकता है, तो इस तरह से आप पेपर सॉल्व करें। यहाँ पर कुछ जो है पॉसिबल सोल्यूशंस उन क्वेश्चंस के दिए गए हैं जो अभी हमने ऊपर देखे हैं। इनको मैं थोड़ा सा आपको ऐसे दिखा देता हूँ। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जस्ट आपको बता दूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपने कैसे कैसे करनी है।
ये पेज की स्क्रीनशॉट लेके आप उसको डिटेल से देख सकते हैं या बोर्ड की वेबसाइट से इसको अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। याद रहे प्रीवियसली ऐसे होता था कि कहीं से भी कोई सा क्वेश्चन उठा सकते थे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। तो पास्ट पेपर्स आप ये नहीं है कि ना देखें, इंपॉर्टेंट नहीं है, पास्ट पेपर बेशक देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, फिर वो जैसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं उनकी मर्ज़ी, आप उसको अटैम्प्ट कर सकते होंगे। और फिर मैं चाहूँगा कि अब आप मुझे इजाज़त दें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मज़ीद अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो है क्वेरीज़ को रिस्पॉन्ड कर सकूँ। अल्लाह की अमान में रहें, आपको अल्लाह अच्छे नंबरों से कामयाब करें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।